नमस्कार, द वायर में आपका स्वागत है। मैं हूं आरफा खानम शेरवानी। 56 इंच का सीना, ये बात आपने आखिरी बार कब सुनी थी? ये बात खुद नरेंद्र मोदी, देश के प्रधानमंत्री, उन्होंने अपने बारे में कही थी। जब कल मैं चीफ इलेक्शन कमिश्नर की प्रेस कॉन्फ्रेंस सुन रही थी तो ये लगा कि 56 इंच अब प्रधानमंत्री से शिफ्ट होकर सीईसी तक आ चुका है। जिस तरह से भाषा का इस्तेमाल कर रहे थे वो अपोजिशन के खिलाफ, राहुल गांधी के खिलाफ, जिस राष्ट्रवाद की एक तरह से एक भूमिका सी बांध रहे थे, उनकी भाषा को अगर आप करीब से देखें, मैं ये इसमें बड़ी दिलचस्पी होगी कि जो भाषा के जानकार हैं वो ज़रा इसको डायसेक्ट करें और देखें कि कैसे चीफ इलेक्शन कमिश्नर पूरे तरीके से राजनीतिक नज़र आ रहे थे। उनकी भाषा, उनका हाव भाव, उनकी बॉडी लैंग्वेज, जिस तरह से उन्होंने अपने आप को पेश किया, पूरे तरीके से सरकार के एक नुमाइंदे ही नहीं, एक सरकार के रक्षक और डिफेंडर के तौर पर, सरकार नहीं, सीधे तौर पर मैं कह दूं तो बीजेपी के रक्षक और डिफेंडर के तौर पर नरेंद्र मोदी कहते आए थे 56 इंच का सीना है। आज हमने देख लिया ज्ञानेश कुमार जी जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है, उनका भी 56 इंच का सीना नजर आया। और आखिर में उन्होंने जो अपनी टिप्पणी की छोटी, उसके बाद सवाल जवाब लिए, तब आपने देखा वो कहा, उन्होंने कहा कि हम चट्टान की तरह पीछे खड़े हुए हैं। बहुत अच्छा, बेहतरीन भाषण था, अच्छी लफ्फाजी भी हुई उसमें। लेकिन अगले कुछ मिनटों में मैं आपको जो बताऊंगी वो ये है कि इस लफ्फाजी के पीछे जो एक खोखलापन था, जो किसी भी सवाल का जवाब नहीं दिया उन्होंने, ये कितना खतरनाक है भारत के लोकतंत्र के लिए, आपके वोट के अधिकार के लिए, आपके वोट की रक्षा के लिए कितनी महत्वपूर्ण बात है। मैं आपको बताऊंगी। वायर ने पूरी फहरिस्त तैयार की है उन 7 सवालों की जो कि ज्ञानेश कुमार जी ने ये सवालों के जवाब नहीं दिए। लंबी चौड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस की, पत्रकार वहां मौजूद थे, सिर्फ गिने चुने पत्रकारों के सवालों के जवाब दिए। मैं आती हूं उस पर, लेकिन जो इस वक्त की बड़ी खबर है वो ये कि ऑपोजिशन पार्टियां मिलकर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही हैं और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में तमाम जो इंडिया ब्लॉक के लोग हैं वो तमाम लोग वहां पर शामिल हैं और पूरे तरीके से मैं कहूँगी दूध का दूध और पानी का पानी हो रहा है। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में महुआ मोइत्रा से लेकर तमाम अलग अलग पार्टियों के लोग, महुआ मोइत्रा बहुत बढ़ चढ़कर उन्होंने अपनी बात को रखा। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे उस बात को। लेकिन उससे पहले मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि विपक्षी जो पार्टियां हैं वो बाकायदा ज्ञानेश कुमार जी के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव पर विचार कर रही हैं, यानी इम्पीच किया जाए, उन्हें अपने पद से हटाया जाए। और इसकी बुनियाद क्या है? क्योंकि अगर कोई व्यक्ति सत्ता पक्ष के साथ इस तरह से शाना बशाना खड़ा है, एक वो व्यक्ति जिसके ऊपर 140 करोड़ लोगों के वोट की जिम्मेदारी है, उसको सुरक्षित रखने की जिम्मेदारी है। और यहाँ से फिर मुझे वही याद आ गया, स्ट्रॉन्ग मैन, जो एक बहुत मजबूत मर्दों का, मजबूत पुरुषों की जो ये पूरी राजनीति है, इस पूरी जो मैं कहूँगी कि मेल शोविनिस्ट जो राजनीति है, उसमें भाषा का इस्तेमाल भी ऐसे ही किया जा रहा है कि जैसे एक पुरुष सामने आ रहा है। ये नहीं कि किसी पद का अधिकारी जिसके ऊपर इतनी बड़ी जिम्मेदारी है, बल्कि 56 इंच के सीईसी मुझे वहां पर नजर आए और जो बार बार अपने पीछे 140 करोड़ लोगों के वजन को, 140 करोड़ लोगों की आवाज को, 140 करोड़ लोगों के चेहरे को अपने साथ बताने की कोशिश कर रहे थे। हंसी भी आ रही थी, अफसोस भी हो रहा था कि वाकई अगर ऐसा होता तो महोदय, हम तो ये कहते ही हैं कि चुनाव आयोग एक निष्पक्ष संस्था है। आपके पीछे 140 करोड़ लोग तभी खड़े होंगे जब आप निष्पक्ष तरीके से अपनी बात रखेंगे। राहुल गांधी ने बिहार में चुनाव आयोग, इससे पहले कि मैं आपको वो 7 बिंदु, इंतजार कीजिए, थोड़ा सा कुछ ही देर का इंतजार कीजिए, वो 7 बिंदु मैं आप तक लेकर आऊंगी। लेकिन उससे पहले ये देखना जरूरी है कि किस तरह से जो राहुल गांधी का जवाब दे रहे थे जो चुनाव आयुक्त हैं, मुख्य चुनाव आयुक्त, बिहार में राहुल गांधी ने उनका किस तरीके से जवाब दिया। खासकर जब उन्होंने इस बात को कहा कि 2023 में नरेंद्र मोदी के कार्यकाल में ही ऐसे तरह से कानून में बदलाव किया गया कि जो चुनाव आयुक्त हैं या चुनाव आयोग है, उसके खिलाफ अदालत में कोई मुकदमा भी नहीं चलाया जा सकता। यानी आप जुर्म करते रहिए और उस जुर्म की कोई सजा आपको नहीं मिलेगी। ये कैसा दरबार है, ये कैसा न्याय का इंतजाम है, ये कैसा निजाम है। अब यहाँ पे देखिए, राहुल गांधी कहते हैं ईसी ने जिंदा लोगों को मरा घोषित कर दिया, उन्होंने लोगों को भी वोटर लिस्ट से हटा दिया अपनी लोकसभा, अभी लोकसभा चुनाव में जिन्होंने वोट डाला था। ये बहुत बड़ी बात है, ये बड़ा बिंदु है इस बात को लेकर कि भाई अगर जिन लोगों ने लोकसभा में वोट डाला था और उन्हीं के बल पर अगर प्रधानमंत्री बने नरेंद्र मोदी, जितनी भी सीटें आई, चलिए 240 ही आई, लेकिन सीटें उन्हें आई, तो क्या वो तमाम लोग, क्या ये सरकार अवैध है? ये बहुत बड़ा सवाल बन रहा है कि अभी कैसे अचानक वो लोग अभी एलिजिबल थे, अब इनएलिजिबल हो गए। इसके बाद वो कह रहे हैं कि एक बार फिर डिजिटल मशीन रीडेबल वोटर रोल देने से इनकार कर दिया है। ईसी ने सीसीटीवी फुटेज न देने के लिए बहाने पर बहाना बना रही है ईसी,
और पहले वोट चोरी दबेबाव हो रही थी दुबक कर, अब एसआईआर के नाम पर खुलेआम की जा रही है। सुन लेते हैं, छोटी सी बात है 1 मिनट की। एसआईआर मतलब बिहार की जनता से उनका वोट चोरी करने का तरीका। पहले छुप के करते थे, अब खुलेआम सबके सामने। आज उनका प्रेस कॉन्फ्रेंस होता है, मैं उनसे पूछना चाहता हूं, आपने कानून बनाया, आपने सीसीटीवी का कानून बनाया, फिर आपने उस कानून को बदला क्यों? सरकार ने क्यों बदला? मैं एक और सवाल पूछना चाहता हूं, भाई और बहनों, आप जानते हो कि इलेक्शन कमिश्नर पर कोई भी केस नहीं किया जा सकता है। आप जानते हो कि हिंदुस्तान का कोई भी कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट उन पर केस नहीं कर सकता है। आप जानते हो ये कानून कब बना? जानते हो 2023 में ये कानून बना। ये कानून 2023 में क्यों बना? क्योंकि नरेंद्र मोदी और अमित शाह ये चाहते हैं कि इलेक्शन कमीशन के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं कर पाए, क्योंकि इलेक्शन कमीशन उनकी मदद कर रहा है, उनके साथ वोट चोरी कर रहा है। और हमने इंडिया गठबंधन के बिहार के नेताओं ने मन बना लिया है कि बिहार में हम वोट चोरी नहीं होने देंगे। सवाल नहीं उठता, वोट चोरी नहीं होने देंगे। तो पूरे तरीके से विपक्ष हरकत में आ गया है। ये लोकतंत्र के लिए बेहतरीन खबर है। अभी तक ऐसा लग रहा था कि नरेंद्र मोदी तो अभी 4 साल और सत्ता में रहेंगे और क्या कुछ बिगाड़ सकता है उनका कोई, उनकी स्थिर सरकार है। ठीक है, 2 उनको बैसाखियां मिली हुई हैं, लेकिन फिर भी उनकी अपनी सरकार है। लेकिन अब जिस तरह से महसूस हो रहा है, सत्ता के खंभे पूरे तरीके से हिलते हुए नजर आ रहे हैं। ये सिर्फ बिहार चुनाव की बात नहीं है, उसके बाद बंगाल में भी चुनाव होगा, उसके बाद कई और महत्वपूर्ण राज्यों में चुनाव है। ये सिर्फ लोकसभा चुनाव की बात नहीं है। आप जानते हैं हमारा देश जो है वो पूरे तरीके से उसका जो ढांचा है वो सिर्फ इतना नहीं है कि कोई राष्ट्रपति यहाँ एक बार बना दिया जाता है। पूरा जो ढांचा है वो संघीय ढांचा है, यानी राज्यों की भी अपनी उतनी ही ताकत है देश की नीति निर्धारण में, आपकी किस्मत का फैसला करने में राज्य उतने ही बड़े हकदार हैं। तो यहाँ पर मैं देख रही हूँ, आपको बताया मैंने कि किस तरह से ऑपोजिशन पूरी तरीके से हरकत में आया है। सरकार से ज़्यादा, जवाबदेही से ज़्यादा वो इस बात पर जोर दे रहा है कि इलेक्शन कमीशन, यानी जो हमारी लोकतांत्रिक संस्थाएं हैं, चाहे वो अदालतें हों, मीडिया हो, और अब पूरे के पूरे तरीके से जो हाईलाइट हो गया है वो है हमारा इलेक्शन कमीशन, उसको पूरे तरीके से आड़े हाथों ले रहे हैं। यहाँ पर मैं आपको याद दिलाना चाहती हूँ कि खड़गे जी ने, कांग्रेस पार्टी के जो अध्यक्ष हैं, उन्होंने बाकायदा संसद में ये बात कही, और ऐसी बात कह दी संसद में उन्होंने कि एक पार्टी के अध्यक्ष की बात को एक्सपंज किया जाएगा, यानी रिकॉर्ड से निकाला जाएगा। आखिर ऐसा क्या कह दिया खड़गे जी ने? उन्होंने ये कहा कि मतदान का हक हमें संविधान ने दिया है, उसको छीनने का अधिकार हम किसी को नहीं देते। और उन्होंने इस बात का दावा कर दिया कि ईसीआई हमें धमका और डरा रहा है, हम उसकी धमकियों से डरने वाले नहीं हैं, लोकतंत्र के लिए लड़ते रहेंगे। सुन लीजिए। मतदान का हक हमको संविधान ने दिया है, उसको छीन लेने का किसी का अधिकार नहीं है। और इलेक्शन कमीशन हमको धमका रही है और डरा रही है और ये कह रही है आप एफिडेविट दो। हमने एफिडेविट दिया है। This is not going on record. I'm sorry, this is not going on record. प्लीज एक मिनट। हाँ सर, हमको अगर इलेक्शन कमीशन धमकाती है, डराती है, You see, this is not going on record. No, this is not part of the bill. This is not part of the bill. This is not part of the bill. It will not go on record. This is not go on record. This is not part of the bill. This is not going to go on record. This is not part of the bill. Honorable LOP, you're aware. कितनी बेकरारी के साथ आपने देखा, अध्यक्ष महोदय ने कह दिया कि कोई भी ऑन रिकॉर्ड नहीं जाएगा। क्या हर्ष था इसमें? आप ही खुद बताइए। क्या इसमें कोई गाली गलौज थी? इसमें कोई बुरी भली बात थी? कोई गैर कानूनी बात थी? उन्होंने अपने पार्लियामेंट का प्रिविलेज का इस्तेमाल करके ये बात कह दी, लेकिन उसको एक्सपंज किया जाएगा, अध्यक्ष महोदय कह रहे हैं। अब मैं आती हूँ उन महत्वपूर्ण 7 सवालों पर जिनका आप इंतज़ार कर रहे हैं कि आखिर ये जो 7 सवाल हैं ये कौन से हैं। ये वोट के जो चोरी का आरोप लगाया है राहुल गांधी ने, इसमें खासकर जो
अब ये भी मैं आपको बताना चाहती हूँ, एक इम्पॉर्टेंट बात आप ये देखिए कि अब जो अदालत ने कहा, सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग से, कि जो 65 लाख मतदाताओं के नाम आपने बिहार में SIR के जरिए उन्हें हटाया था, उन्हें वापस ले आइए। और फुर्ती के साथ अब चुनाव आयोग उन 65 लाख मतदाताओं को वापस ला रहा है। ये काम पहले क्यों नहीं किया गया, ये सवाल भी आया था। और मैं थोड़ा गर्व के साथ, आज अच्छा लग रहा है मुझे कि देश में ऐसा लगा कि जब कल प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही थी कि इस देश में आज़ाद मीडिया है, सवाल पूछे गए और गुलाम मीडिया ने भी कुछ ऐसे सवाल पूछ लिए जिससे एक पत्रकार की गरिमा, मैं कहूँगी, फिर से तरोताज़ा और फिर से ज़िंदा हो गई। अच्छा लगा। बड़े बड़े न्यूज़ नेटवर्क जिनमें बहुत शानदार नहीं, लेकिन फिर भी सवाल के नाम पे सवाल पूछा गया, और ऐसा लगा कि इस दुनिया के जो सबसे बड़ा लोकतंत्र है, जिसमें सबसे ज़्यादा तादाद पत्रकारों की, पूरी दुनिया में इतने पत्रकार नहीं हैं जितने पत्रकार भारत में हैं, और पहली बार चाहे गिने चुने सवाल ही लिए गए, लेकिन सवाल ज़रूर आए। अब मैं आपको बताती हूँ कि किस तरह से अलग अलग मुद्दों पर। सबसे बड़ी बात है जो दस्तावेज़ों पर चुप्पी है। ज्ञानेश कुमार जी ने ये नहीं बताया कि बिहार में कितने गणना प्रपत्र ज़रूरी दस्तावेज़ों के साथ जमा हुए हैं, जो फॉर्म हैं वो कितने फॉर्म जमा हुए हैं, ये नहीं बताया गया। अवैध प्रवासियों का सवाल, पूरा का पूरा जो एक लब्बे लुबाब इस पूरे SIR का है, जो बताया जा रहा है हमें सत्ता पक्ष की तरफ से, उनके मंत्री, उनके संतरी, उनके समर्थक, ये तमाम लोग जो बता रहे हैं कि देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि जो बांग्लादेशी घुसाए हैं, जो पाकिस्तानी घुसाए हैं, उनको निकालना है यहाँ से। ये विदेशी लोगों को निकालना है, और विदेशी लोग कहीं हमारे देश के चुनाव में वोट न डाल दें, इसलिए ये बहुत ज़रूरी है कि SIR किया जाए। और आप ये सोचिए, खुद भाजपा के सरकार के मंत्रियों ने ये कहा कि मुसलमानों के समर्थक हैं राहुल गांधी, इसलिए वो नहीं चाहते कि SIR हो। लेकिन सीधे तौर पर जब उनसे ये सवाल पूछा गया तो उन्होंने बिल्कुल स्पष्ट नहीं किया कि SIR में कितने विदेशी अवैध प्रवासी पाए गए। सिर्फ ये कहा कि जितने भी पाए जाएंगे उनको वोट नहीं करने दिया जाएगा। सुन लेते हैं। Sir, Shriparna from the Hindu newspaper. Sir, during door-to-door survey and enumeration, how many Nepali, Bangladeshi and Myanmarese nationals were found by BLOs? Does the Election Commission have any figures? 80. I'm coming, sir. We have enough time, sir. अगला महत्वपूर्ण सवाल कि क्या ये जो पूरी कवायद की जा रही है, पूरी एक्सरसाइज, क्या ये NRC की एक कोशिश है? इस सवाल का भी कोई जवाब नहीं मिला। ये ऐसा बदनसीब सवाल था जिसका कोई जवाब नहीं है। इसको सिर्फ हम पूछ रहे हैं, देश की जनता पूछ रही है, बिहार की जनता पूछ रही है, ऑपोजिशन पूछ रहा है, लेकिन इस सवाल का कोई जवाब नहीं है। चुनाव आयोग ने इस बारे में कोई जवाब नहीं दिया कि NRC लगाने की क्या प्रक्रिया की जा रही है। अगला सवाल आ गया, अब उन्होंने कह दिया कि भाई आप इतने बारिश और बाढ़ के मौसम में क्यों ये SIR कराना चाहते हैं। तो पिछले चुनाव पर चले गए जो हमारे चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं, बिना इस बात पर गौर किए, इस बात को मैं कहूँगी बहुत ही चालाकी और होशियारी के साथ छिपाते हुए कि 2003 में हुआ था SIR और 2005 में चुनाव हुए थे, यानी 2 साल का पूरा फ़र्क था। 2003 का हवाला दिया, अधूरा हवाला दिया। उन्होंने कहा कि 2003 में भी जुलाई में SIR हुआ था, लेकिन ये बता गए कि इस साल चुनाव नहीं हुए थे। राहुल गांधी के ऊपर सीधे तौर पर निशाना साधा और उन्होंने कहा कि हलफनामा, ये इस बात पर गौर नहीं, इस बात का जवाब नहीं मिला। बहुत महत्वपूर्ण बात कि जब राहुल गांधी ने ये प्रेजेंटेशन दिया और दावे किए तो उनसे तो हलफनामा मांगा गया, लेकिन जब अनुराग ठाकुर ने विपक्ष के जो नेता हैं, राहुल गांधी से लेकर अभिषेक बनर्जी से लेकर, और पूरी एक फहरिस्त तैयार की, और प्रियंका गांधी से लेकर पूरी फहरिस्त में ये कहा कि ये देखिए तमाम जो है चुनाव में घोटाला हुआ है और इन तमाम विपक्षी सांसदों को इस्तीफा दे देना चाहिए। लेकिन चुनाव आयोग ने उनके इस आरोप पर क्यों अनुराग ठाकुर से हलफनामा नहीं मांगा, ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। सबसे ज्यादा मतदान करने वाले लोगों की संख्या और इन सब के समक्ष, सारे मीडिया के समक्ष ये कहना कि अगर मतदाता सूची में आपका नाम एक बार और है तो आपने 2 बार मतदान किया होगा और कानूनी अपराध किया होगा, और मेरे सारे मतदाताओं को अपराधी बनाना और चुनाव आयोग शांत रहे, संभव नहीं। हलफनामा देना होगा या देश से माफी मांगनी होगी, तीसरा विकल्प नहीं है। आपके माध्यम से मैं ये भी कहना चाहता हूं, अगर 7 दिन में हलफनामा नहीं मिला तो इसका अर्थ ये सारे आरोप निराधार हैं। दुख भी हो रहा है और हंसी भी आ रही है। जब मकान नंबर 0 की बात आई तो वोटर लिस्ट में घर नंबर 0 लिखे जाने पर उन्होंने कहा कि ऐसा लग रहा है कि गरीबों का मजाक उड़ाने जैसा है, क्योंकि गरीब के पास घर नहीं है तो उसके घर की जगह 0 लिखा जाएगा। और अब एक ऐसी बात जो मुझे लगता है कि पितृसत्ता
चीख चीख कर बता रही है कि पितृसत्ता अगर हमारे संस्थानों में घुस जाए तो फिर हम किस तरह से आवाज़ें निकलती हैं। जैसे मैंने कहा कि एक पौरुष और एक जो पुरुषवाद जो नज़र आ रहा है, मेल शॉविनिज्म, जब ये पूछा गया कि भाई आप सीसीटीवी फुटेज क्यों नहीं दे रहे हैं, तो बड़ा ही हास्यास्पद, बड़ा ही मजाकिया जवाब दिया हमारे चीफ इलेक्शन कमिश्नर है। वो कह रहे हैं कि हम लोगों की निजता का ख्याल रख रहे हैं, उनकी प्राइवेसी का ध्यान रख रहे हैं। आप ये सोचिए कि जहाँ धड़ल्ले से वोट की चोरी हो रही हो, जहाँ मतदाता के बुनियादी अधिकार, मतलब निजता तो भूल जाइए, तो पहले 20 अधिकारों को भी अगर हम देखें उनमें भी शायद शामिल नहीं है, लेकिन जो पहला बुनियादी अधिकार है वोट का, जब उसकी चोरी हो रही हो तो आप निजता का सवाल ले आते हैं। और जो भाषा है वो क्या इस्तेमाल हुई, भाषा इस्तेमाल हो रही है कि हमारी माताओं बहनों के जो वीडियो हैं वो क्या सरेआम दिखाए जाएं। हमने कुछ दिन पहले देखा कि कई मतदाताओं की फोटो उनकी अनुमति के बिना मीडिया के समक्ष रखी गई, उनके ऊपर आरोप लगाए गए, उनका इस्तेमाल किया गया। क्या अपनी माताओं, बहुओं, बेटियों सहित किसी भी मतदाता की सीसीटीवी वीडियो चुनाव आयोग को साझा करनी चाहिए क्या? मतलब इससे ज़्यादा और क्या कह सकते थे चीफ इलेक्शन कमिश्नर? इससे ज़्यादा महिलाओं को और उनकी निजता को किस तरह इस्तेमाल कर सकते थे? वही महिलाएं जिनके वोट की चोरी हो रही है। और क्या जो क्रिमिनल्स हैं, जो अपराधी हैं, जो इस अपराध को अंजाम देने की कोशिश कर रहे हैं, वोट चोरी करने की कोशिश कर रहे हैं, वो सिर्फ पुरुष हैं? उनमें महिलाएं नहीं हो सकती? ये बड़ी हैरानी की बात है। तो अब सीधे तौर पे आप भी जो है अपनी कमर की पेटी बांध लीजिए, क्योंकि सत्ता पक्ष को खुला रास्ता नहीं दिया जाएगा, रेशमी रास्ता नहीं दिया जाएगा। एक तरफ बिहार में वोट अधिकार यात्रा चल रही है, इधर ऑपोजिशन कमर बांधे हुआ है और कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में ये तमाम प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही है, उससे निकल कर कई बातें आएंगी और मुझे नहीं लगता कि ये मुद्दा बहुत जल्द थमने वाला है। द वायर के और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। स्वतंत्र पत्रकारिता की आर्थिक मदद करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाएं और अपनी राशि चुनें।